नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी की 1000 की सीरीज शुरू की है, जिसका यह 7वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, यूपीपीएससी आरओ, बीओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी नाटक की जो है रचना की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। इसके साथ जयशंकर प्रसाद जी ने अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें आपका आंसू है, लहर है, झरना है और सबसे जो इनकी फेमस कृति है आपकी कामायनी है। इन सभी की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, इसमें आपको बताना है कौन जो है भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, मधुकर, अल, जलज या भ्रमर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जलज जो है यह भंवरे का पर्यायवाची ना होकर यह कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। बाकी आपका मधुकर, अल और भ्रमर ये सभी जो है भंवरे के पर्यायवाची हैं। भंवरे के अन्य पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए, जैसे षटपद, भृंग, चंचरीक, ये सभी जो है भंवरे के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या हेतु हेतु मद वर्तमान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, हेतु हेतु मद वर्तमान जो है यह वर्तमान काल का भेद नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो काल है वो 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिनमें वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। इनमें आपका तात्कालिक वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। चौथा जो प्रकार होता है वो आपका सामान्य वर्तमान होता है, सामान्य वर्तमान। और अंतिम जो बचता है आपका वह अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, तात्कालिक, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और सामान्य। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला जो प्रश्न है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? पाँव बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना या फूंक फूंक कर पैर रखना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, स्वावलंबी होने का जो अर्थ होता है वो पैरों पर खड़ा होना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? 5 उंगलियां घी में, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल या नेकी और पूछ पूछ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 5 उंगलियां घी में है, वह लाभ ही लाभ का अर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमेंडमेंट का सही हिंदी में अनुवाद क्या होता है? शोधन, संशोधन, अनुज्ञापन या समाशोधन? तो यह कई परीक्षाओं में जो है अंग्रेजी से हिंदू ट्रांसलेशन जो वर्ड आते हैं उसके लिए रखा गया है। जिनका भी वीडियो एग्जाम का पेपर है उनमें यह जो प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अमेंडमेंट का जो अर्थ होता है वह आपका संशोधन होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि संविधान में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है वो आपका संशोधन होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। अमेंडमेंट का जो अर्थ होता है आपका संशोधन होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिन दीन शब्द का सही अर्थ का आपको युग्म पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। दिन का जो अर्थ होता है वो आपका दिवस होता है और दीन का जो अर्थ होता है वो आपका गरीब होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन सा जो वाक्य है वो भाववाच्य है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी,
मोहन से बैठा नहीं जाता, यह जो है एक भाववाच्य का उदाहरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाच्य जो है, वाच्य कुल 3 प्रकार का होता है। एक आपका कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य, दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य होता है। जिन शब्दों में ना तो कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, केवल क्रिया या भाव प्रधान होता है, वहाँ पर जो है भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये जो शब्द हैं ये सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। यहाँ पर अन्य जो वाक्य उनको हम लोग देख लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन जो है यहाँ पर कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार से श्याम पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर भी इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है सारा जो प्रभाव वह पत्र के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। मैंने विद्यालय नहीं जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको पहचानना है। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मैंने जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर सर्वनाम की त्रुटि है। यहाँ पर सर्वनाम की त्रुटि है। मैंने की जगह पर मुझे विद्यालय जाना है, इस प्रकार जो है इसका शुद्ध रूप होगा मुझे विद्यालय जाना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और विश्व प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था, वीर काल कहा था। और इनके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था, बीज वपन काल कहा था। पीला, जलज, चावल या दूध वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जलज जो शब्द है यह योग रूढ़ शब्द है। दो शब्दों को योग से जो बने हों और जिनका अर्थ विशेष होता है वे योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे जलज का जो अर्थ होता है वो आपका कमल होता है। इसी प्रकार से नीलकंठ, यह जो शब्द है ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। नीलकंठ हुआ आपका, गिरधर हुआ, पीताम्बर हुआ, ये सभी जो शब्द है वो आपके योग रूढ़ शब्द हैं। इसका जो अर्थ होता है वह अन्य होता है, विशेष होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी का हम लोग जब समास विग्रह करेंगे, इसका जो विग्रह होगा बैल की गाड़ी होगा, बैल की गाड़ी, इसका समास विग्रह होगा। और इसमें आपका तत्पुरुष समास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस समास पद में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है, और इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, आपको पहचानना है किस शब्द की जो वर्तनी है वह शुद्ध है। अभ्यस्त, अहल्या, तत्व या महत्व। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अहल्या जो शब्द है ये एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में त्रुटियाँ हैं, उनको हम लोग इसका शुद्ध रूप हम लोग देख लेते हैं। अभ्यस्त का जो शुद्ध रूप होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा, अभ्यस्त होगा। इसी प्रकार से तत्व का जो शुद्ध रूप होगा वो आपका तत्व होगा। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बेसिक वाली जो 7-8 जो क्लास की है, उनमें जो तत्व लिखा गया शुरुआत के जो चैप्टर दिए गए हैं वो शुरुआत में इस प्रकार से ही लिखे गए हैं, बाद में तत्व जो है इस प्रकार से लिखा गया है, तो उनमें भी त्रुटियां हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो आपका वह इस प्रकार का होगा, तत्व होगा। इसी प्रकार से महत्व का जो शुद्ध रूप होगा वह महत्व होगा। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप है। इसमें जो है डबल ता का प्रयोग होगा। अहल्या जो इसमें शुद्ध रूप लिखा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अशुद्ध पर्यायवाची जो है समूह का आपका चयन करना है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पीयूष, सुधा और दृग जो है इसका जो समूह है वह सही नहीं है। बाकी सबका समूह जो है वह सही है। पीयूष और सुधा जो है ये अमृत के पर्यायवाची हैं। बाकी दृग जो है वह आँख का पर्यायवाची है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी एक समान है। जैसे अरविंद, कंज और नलिन जो है
यह आपके कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के तीनों पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आगार, निलय, धाम ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। और दस्यु, मूषक और खनक ये आपके चोर के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। दीर्घ इसमें अलग है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं, वो आपको पहचानना है। पाँच, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या पंचानन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पंचानन जो है यह पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचानन का जो अर्थ होता है वह आपका भगवान शिव के लिए प्रयोग होता है यह शब्द पंचानन। बाकी पंच का जो अर्थ होता है वह पाँच होता है, ग्राम सरपंच होता है और निर्णय करने वाला होता है। इसके लिए जो है पंच अनेकार्थी शब्द है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर चार शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है एक तद्भव शब्द है। आंसू, एकत्र, वानर या उच्च। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आंसू जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। बाकी अन्य जो है वो सभी तत्सम है। आंसू का जो तत्सम रूप होगा वह अश्रु होगा। अश्रु जो है वो आंसू का तत्सम रूप है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वह जो है यह अन्य पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह आपका वे होता है, इसने होता है, ये सभी जो है अन्य पुरुष जो है सर्वनाम होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आपके तुम है, आप है, ये सभी जो मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष वाचक जो सर्वनाम होते हैं उनमें आपका मैं आता है और हम आते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जड़ का विलोम आपको पहचानना है, जल, मूर्ख, अज्ञ या चेतन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जड़ का जो अर्थ होता है वह मूर्ख होता है और इसका जो विलोम होगा वो आपका चेतन होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। व्यय है, यहाँ पे चार शब्द दिया गया है, भारत, खंड और समाज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी और जो है यह एक अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वे अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे जब हुआ, तब हुआ, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी अव्यय हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे चार शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन एक तद्भव है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या बहु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बहु जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होगा वो वधु होगा। बाकी चूर्ण, छिद्र और ज्ञान ये सभी जो है तत्सम शब्द है। अगला जो प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इसमें आपको बताना है धीरे धीरे शब्द क्या है, यह एक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यह एक जो है क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे जो है यह एक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले वह क्रिया विशेषण होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पढ़ना एक क्रिया है और इसकी जो विशेषता है वो धीरे धीरे शब्द से हो रही है, तो इस कारण जो है यह एक क्रिया विशेषण है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है, शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसमें जो है श्रृंगार रस है। और यह जो पद है इस पद की जो रचना है वह मीरा जी ने की है। मीरा जी ने की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, हित, पुर, प या पुरः। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसमें जो है पुरः उपसर्ग है। पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। और पुरोहित जो है जो लोग धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं उन्हें पुरोहित कहा जाता है। इसके कुछ पर्यायवाची भी आप लोग जान लीजिए। इसकी जो पर्यायवाची वह ब्राह्मण होती है, द्विज होती है, विप्र और वेदज्ञ, ये सभी जो है पुरोहित के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। इसमें आपको बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यह जो है
एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक जो है स्वतंत्र साधारण वाक्य हों या प्रधान उपवाक्य हों वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, जो लड़का कमरे में बैठा है यह एक आश्रित उपवाक्य है और वह मेरा भाई है यह एक प्रधान उपवाक्य है। तो इस कारण जो है यहाँ पर मिश्रित उपवाक्य होगा। यह मिश्रित उपवाक्य जो है वह उदाहरण है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बहादुर जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो है एक तुर्की भाषा का शब्द है बहादुर। इसके अतिरिक्त जैसे आपका कैंचीवाद शब्द, कैंची, चम्मच, कालीन, काबू, ये जो शब्द हैं ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।